अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं आपका दोस्त न्यायिक मंसूर। आए रोज़ जो है हम किसी न किसी मेहमान को अपने स्टूडियो में लाते हैं और उनसे बात करते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर जो है इनको हम देखते रहते हैं और ये पब्लिक जो काम है वो करते रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन अचानक इन्होंने एक मोड़ लिया। इन्होंने इस डॉक्टरी को जो है छोड़ना चाहा और अब ये जो है पॉलिटिशियन में आ रहे हैं। इनका जो क्या मकसद है पॉलिटिशियन में आने के लिए, इनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या वजूहत रही जो आपने पॉलिटिशियन ही चुनी, क्या वजह रही? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोकरनाग न्यूज़ में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, दावत देने का। और जो कि पहला आपका सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहूँगा, अक्सर अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं डॉक्टरी के लिए लगभग हम 6-7 साल जो है अपनी ज़िंदगी सर्फ करते हैं। यानी कि पूरा ज़िंदगी जो है हमारी इसी में सर्फ हो जाती है कि हम डॉक्टर कब बनेंगे। या हर किसी नौजवान का ये ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन आपको क्या मजबूरी पड़ी जो आपको पॉलिटिशियन में आना पड़ा, इस फील्ड में आना पड़ा, जबकि आप एक डॉक्टर हैं? यानी कि और डॉक्टर का दर्जा बहुत बड़ा होता है और आप डॉक्टरी में भी जो है पब्लिक की या आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो क्या मजबूरी रही पॉलिटिशियन में आने की? नाइक साहब, इसका मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि पहले तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप हमारे बच्चों को देख रहे हैं, दिन रात कितने कोचिंग सेंटर्स, कितनी कोचिंग, कितनी मेहनत, कितना मेरिट लेके और कितना हाई कट ऑफ जाता है तब जाके मेडिकल की सीट मिलती है। ये बहुत मुश्किल है, कोई आसान नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि 5 या 6 साल नहीं है, ये 5 साल की एमबीबीएस है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है, उसके बाद कहीं जाके एमबीबीएस की डिग्री एक डॉक्टर को मिलती है और उसको डॉक्टर का नाम मिलता है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की मेडिसिन में, उसमें भी 3 साल लगे। फिर रजिस्ट्रारशिप की मैंने कार्डियोलॉजी में, उसमें भी 3 साल लगे। तो ये 5, 1, 6, 3, 9, 3, 12 साल एक कंटिन्यूस प्रोसेस था। जब जाके कोई आज एटलीस्ट एक बेसिक कहीं जाके आप स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करते हो और आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप कहीं अप्लाई कर सकते हो किसी पोस्ट के लिए, या आप अपना कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस या कोई चीज़ शुरू कर सकते हो। तो ये एक 12 साल का एक बहुत लंबा सफ़र है। एक ये स्टूडेंटशिप है 12 साल की, 12 साल की मेहनत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र रहा, मैंने इस पीजी भी हो गई, उसके बाद मेरी परमानेंट सिलेक्शन भी हुई। मैं जीएमसी जम्मू में, मैं वहाँ पे 10-12 साल से था। मेरा अपना क्लिनिक भी है, मैं जहाँ प्रैक्टिस भी करता हूँ जम्मू में। लेकिन मैं यहाँ आया भी करता था यूजुअली। मेरा गांव काशवन में है, मैं फ्री मेडिकल कैंप्स किया करता था। और काशवन के आसपास भी जो गांव है, मैंने वहाँ भी बड़े बार फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। तो मैं पेशेंट्स को देखता था, जो भी मेरे से बेस्ट पॉसिबल उनका डायग्नोसिस बनता था, जो मैं ट्रीटमेंट देता था, तो पेशेंट ले लेता था और मैं मेडिसिन दे के चले जाता था और पेशेंट भी प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाता था। लेकिन जब मैं उनसे साइड बाय साइड लोगों से बात करता था, तो मुझे ये लगता था कि लोगों की एक बेसिक ये प्रॉब्लम तो है ही है, हेल्थ सेक्टर का जो एक सारा मसला है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरी एक प्रिस्क्रिप्शन या मेरी एक मेडिसिन लिखने से इस आदमी के सारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। इनके बेसिक मसले हैं, पानी के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, रोड्स के मसले हैं। यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, पीक पे अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यूथ की जॉब्स के मसले हैं, सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले डॉक्टर हैं। साहब, अगर बात करें यूथ की, आपने यूथ की जिक्र की है। यूथ ने आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन को आजमाया है। आपने शायद उनका सुना भी होगा, पॉलिटिशियंस में क्या कर रहे हैं। जो यूथ है, अक्सर बेरोज़गारी हम देखते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आज घर बैठे हैं। उस हवाले से क्या लग रहा है, किस वजह से आप? इसमें यूथ का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला है। यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पीक पे है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पीक पे है। जब फ्रस्ट्रेशन पीक पे है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है, तो आजकल सोसाइटी में आप देख रहे हैं ड्रग एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है। और जो स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन,
इन दो चीज़ों का इस टाइम बहुत बड़ा मसला सोसाइटी में है। उसकी जो बेसिक जो बुनियादी वजह है वो है यूथ के पास इस टाइम जॉब नहीं है, यूथ के पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यूथ के पास। यूथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूथ को अपनी एनर्जी एक्सरसाइज करने के लिए, उस एनर्जी को स्पेंड करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर इन यूथ को प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर काउंसलिंग हो, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यूथ हमारा स्काई इज़ द लिमिट, दे कैन टच एनी हाइट्स। तो इसमें एक एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि यूथ को जो एक एक्स्ट्रा जो ये अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स का मसला है, इसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम आप देख लें यंग डेथ्स हो रही हैं, आईवी ड्रग एडिक्शन और सारी चीज़ें। तो यूथ की एनर्जीज़ को प्रॉपरली जब हम चैनलाइज करेंगे तो इन चीज़ों को कहीं जाके एड्रेस किया जाएगा। कुकरना की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी यूथ आपने देखा होगा, तो क्या लग रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके लिए? देखो, मैं भी जब पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। रिज़र्व होने का हमें कोई इसका पता नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि कोकरना की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व हो जाएगी, लेकिन हालात बने, ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व हो गई। उसके बाद से मैं भी अपने जम्मू में बैठा था, अपना जॉब कर रहा था, बड़े कंफर्ट में था। अगर आप मुझे कहें कि पॉलिटिक्स में आने की क्या वजह पड़ी, तो मुझे कोई स्टेटस या किसी कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने देखा हुआ है, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ से यूथ के काफ़ी सारे इन्विटेशंस जाने लगे, फ़ोन मुझे जाने लगे कि डॉक्टर साहब हमें एक पढ़े लिखे नुमाइंदे की ज़रूरत है, एक एजुकेटेड नुमाइंदे की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे कम्युनिटी में और भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, इंजीनियर्स भी हैं, रिटायर्ड हमारे ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, आपको इसमें आना चाहिए। हमें हाई क्वालिफाइड एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो आप पार्टिसिपेट तो करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यूथ की तरफ से इनविटेशन आया। तो मैंने भी सोचा कि कल को अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ कर सकूं, इनके बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस कर सकूं, और इनके जो रूटीन के इश्यूज़ हैं, और जो इवन हाईएस्ट पॉसिबल जहां तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कोई और चीज़ की बात हो, अगर उन चीज़ों को मैं एड्रेस कर सकूं, तो मुझे उसमें खुशी होगी। तो ये सोच के मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने इरादा किया कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, मैं तो कहूँगा एक पीसफुल एक्सरसाइज है, तो इसमें क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए। कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी या पीडीपी। तो आपका ख्याल किन के साथ रहेगा? नाइक साहब, अभी तो मैं किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों से, अपने यूथ से बात कर रहा हूँ, उनसे मिलजुल रहा हूँ, और मैं उनकी ओपिनियन ले रहा हूँ। तो अभी मैंने कोई पार्टी एज सच ज्वाइन नहीं की है, और अभी मेरी किसी भी पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर जाना पड़ा तो किस पार्टी से? अगर आप मुझे इस तरह से पूछेंगे, तो अगर आइडियोलॉजिकली आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी के बगैर अगर आप कहीं जा रहे हो, कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी असूलों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आइडियोलॉजिकली अगर आप मुझे कहेंगे, तो मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी है, जो कि एक नेशनल पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है। तो आइडियोलॉजिकली अगर आप कहेंगे, तो मैं कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगा। अगर कांग्रेस के साथ आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिली, तो उसके बाद आप आज़ाद लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ? नहीं, आइडियोलॉजी तो मेरी उनके साथ मिली हुई है, आइडियोलॉजी तो मिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पार्टी का डिसीजन होगा, उनका फैसला होगा। तो अगर नहीं कोई ऐसा डिसीजन उनका मेरे फेवर में हुआ मैंडेट को लेके, तो मैंने तो इलेक्शन कंटेस्ट करना है। और अरश साहब, मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं, शायद अगर वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, या अपने मसाइल बोलना चाहेंगे, तो किस तरीके से वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, कि किस तरीके से आपसे मिलेंगे? देखो, मैं स्टेशनड हूँ यूजली कोकरनाग में, और मैं एक प्रॉपर ऑफिस यहाँ पे अपना खोलूँगा। और जहाँ पे कोई भी यूथ, कोई भी बुज़ुर्ग अगर मुझे मिलना चाहता हो, तो वो आ सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, 24/7। मैं अपना नंबर भी आपके चैनल से शेयर करना चाहूँगा, 9419141436। मैं रिपीट करूँगा, 9419141436।
तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए हाज़िर हूँ। वो मुझे फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं। उनके कोई भी इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को समझने के लिए और उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी। उन तो जवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? उनके साथ एक छोटी-सी मैसेज उनके पास। मैं कुकरनाग के यूथ को सबसे बड़ा मैसेज एक देना चाहूँगा कि कुकरनाग का यूथ पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत बहुत ज़्यादा वाइज़ है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और मुझे लगता है कि कहीं सईद साहब का यहाँ पे होना, उनका एमएलए होना, जैसे मैं खुद भी सईद साहब को देख-देख के बड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है इस यूथ ने भी सईद साहब से कहीं कोई इंस्पिरेशन रही है और उन चीज़ों को इम्बाइब किया है। तो यूथ बहुत ज़्यादा वाइज़ और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल विज़डम, पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, हमारे यंग लोगों के लिए, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन है वो उनके हाथ में ही है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हमारा यूथ, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि लास्ट इलेक्शंस जो हमारे असेंबली के 2014 में हुए थे, उसके बाद 10 साल से कोई इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं। वो बच्चा जो उस टाइम 14 इयर्स का था, ऑलमोस्ट 14 साल का बच्चा था, वो बच्चे आज 24 के अराउंड हैं, 24 साल की उनकी एज है। तो और 2018 से ऑलमोस्ट वो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए एंड दे आर ईगर टू वोट। दे आर हाईली एंथुसियास्टिक अबाउट दिस इलेक्टोरल एक्सरसाइज और वो वोट करना चाहते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये सबसे ज़्यादा पहले थी, यानी कि पॉलिटिशियन में अगर कहेंगे तो हर कोई एमएलए यहाँ पे आया है, हर किसी को जिताया गया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, हर किसी को मौका दिया गया है। लेकिन अब एक नया कैंडिडेट, यानी कि जो मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर को जो है एक आला मुकाम दिया जाता है, वो जो इलाज करता है लोगों का। लेकिन आप नए तरीके से आप इलाज करने की कोशिश करें, यानी कि जो अनएम्प्लॉय यूथ है उनको शायद आप कहीं ना कहीं उनके साथ चलना चाहते हो। तो इस हवाले से थोड़ा बताइए कि क्या लग रहा है आपको? देखो, मैं एक फिजिशियन हूँ, बेसिकली फिजिशियन बेसिक पेशेंट की हिस्ट्री सुनता है। हिस्ट्री सुन के वो पेशेंट को एग्जामिन करता है, उसके बाद अपना डायग्नोसिस बनाता है। तो मैं अभी उस डायग्नोस्टिक प्रोसेस में हूँ। मैं डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाए। तो उसके बाद जब ट्रीटमेंट का मौका आएगा तो इंशाल्लाह मैं बढ़ चढ़ के बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट होगी वो मैं करूँगा और मैं दूंगा, उसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा। यानी कि जहाँ पे खोखला रहा है उसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर आप उस चीज़ को जाएँगे, मैं डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले हॉस्पिटल की बात करूँगा। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन इमरजेंसी है। अगर आपकी इमरजेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इमरजेंसी वीक है, तो वार्ड में जितनी मर्ज़ी केयर हो, पेशेंट का ना सेटिस्फाई होता है, ना ही पेशेंट कभी क्योर हो पाता है। उसके बाद क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आईसीयूज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। आईसीयू, अगर मैं तो कहता हूँ, अगर 3 बेड का, 4 बेड का ही आईसीयू बनाया जाए, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है गवर्नमेंट के लिए। मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर लेना है, एक वेंटिलेटर लगाना है, तो आप कम से कम 4 बेडेड आईसीयू यहाँ क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ देख रहा हूँ पिछले दिनों में पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे लगता है कि कोई लैंड आइडेंटिफ़ाई करके एक मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पे बनानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक श्रीनगर के बॉटेनिकल गार्डन के पैटर्न पे अगर एक बॉटेनिकल गार्डन यहाँ बनाया जाए तो ओबियसली टूरिस्ट का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने एक और इशू, मुझे मेरे यूथ ने ही बताया कि लोकल जो गाइड्स हैं हमारे टूरिस्ट के, उनकी कोई इनकम नहीं है, वो बिल्कुल पेनीलेस हैं, जॉबलेस हैं। अगर उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इस टूरिज़्म के प्रोसेस में, अगर रुपए 10, 50 या 100 रुपये वो भी कमा लें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलत बात है। लारनू का अगर आप देखें, सुमो स्टैंड है, लेकिन उन लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहलगाम के पैटर्न पे अगर यहाँ भी उन लोगों को ऑथराइज़ किया जाए टूरिस्ट लेने के लिए, मरगन टॉप, बाड़वन, मड़वा या सिंथन, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब,